हाय एवरीवन, वेलकम टू आमोस कक्षा। जर्नल की सीरीज़ में ये हमारा 7th पार्ट है और इसके पहले के पार्ट्स ऊपर आई बटन में लिंक्ड अगर आप नए आए हो इस चैनल पे। आज अपन बात करने वाले जर्नल की, जिसके अंदर सब टॉपिक रहेगा एक्सपेंसेस और इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सपेंसेस और इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। मशीन जब आप इंस्टॉल करवाओगे तब क्या क्या एक्सपेंस लगेंगे, उसे कैसे ट्रीट करना है। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी आप एक बड़ी फैक्ट्री देखोगे, वहाँ पे जो मशीन्स होती है ना, उन मशीन्स की जो साइज़ होती है वो एक बड़े घर जितनी बड़ी होती है। तो ये जो मशीन्स है, क्या ये कहीं से रेडीमेड बन के आई हैं उतनी बड़ी मशीन्स? ठीक है, पूरा घर जितना बड़ा एक मशीन है वो कहीं बन के आया क्या? नहीं। उसमें क्या होता है, जो बनाने वाली कंपनी है वो उसको पार्ट्स में बनाती है और उनकी टीम आके फैक्ट्री एक एक पार्ट ट्रांसपोर्ट होता है, उसको रखते हैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक और फिर उसको असेंबल करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेंस इन्वॉल्व है। चलिए देखते हैं। हम ये अज्यूम करें कि चाइना में मशीन ऑर्डर की गई है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मशीन्स चाइना से आती हैं। ठीक है, क्योंकि चाइना कंट्री के अंदर एक कंपनी है, वहाँ उसके फैक्ट्री में वो मशीन्स बन रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उसका कॉस्ट देना पड़ेगा। मान लेते हैं उसकी कॉस्ट 10 लाख रुपीज़ है मशीन की। ठीक, फिर वहाँ से वो कंपनी चाइना के पोर्ट में जहाँ पे शिप आते हैं वहाँ भेजेगी। ठीक है, तो यहाँ तक का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग जाएगा। मान लो 50,000 रुपीज़। फिर उस पोर्ट से वो मशीन इंडिया के पोर्ट तक आ जाएगी, फिर यहाँ तक का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, मान लीजिए 40,000 रुपीज़। ठीक, फिर यहाँ अभी हमारे फैक्ट्री में नहीं आई है। ठीक है, यहाँ से उतरेगा पहले माल, शिप से पहले मशीन उतरेगी, फिर उसको ट्रक में लोड किया जाएगा। ठीक है, फिर आपको कैरियर्स देना पड़ेगा ट्रक का, ये मान लो 30,000 है। ठीक, इसके बाद ट्रक से हमारे फैक्ट्री में आएगी मशीन, आवर फैक्ट्री इन इंडिया। यहाँ पे हमारी फैक्ट्री में क्या होगा, जिस कंपनी में हमने ऑर्डर प्लेस किया था मशीन परचेस करने का, उस कंपनी से कुछ इंजीनियर्स आएंगे, उसकी पूरी टीम आएगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि लाके बस मशीन रख दिया। उसके लिए अब सोचो घर जितनी बड़ी मशीन है, तो उसके लिए पूरा एक प्लेटफॉर्म डेवलप करना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म मतलब कंक्रीट से बना हुआ कुछ एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया जाएगा। ठीक है, कोई स्ट्रक्चर होगा, एक स्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर को डेवलप करने में कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे फैक्ट्री में इंस्टॉलेशन कॉस्ट बोलेंगे इसको। ये मान लो आपकी लग गई 30,000 की। तो मशीन पे टोटल खर्चा कितना हुआ? सबसे पहले हमने लिया 10 लाख, 10,50,000, 10,90,000, 11,20,000 एंड 11,50,000। तो टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन हमें कितनी पड़ी? 11,50,000। ठीक है दोस्तों, क्रक्स ये है इस बात का कि जब हमने मशीन ऑर्डर की, वहाँ से मशीन को फैक्ट्री में लाए और बटन दबा के चालू करने तक का जितना भी खर्चा लगेगा वो सब आपको उसकी कॉस्ट में लेना है। कॉस्ट में लेने का मतलब है सीधा सीधा एक ही एंट्री पास होगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। आप कभी भी ये जितने भी एक्सपेंस रिलेटिंग टू न्यू मशीनरी है, ये आप सेपरेटली शो नहीं करोगे। इंस्टॉलेशन कॉस्ट अलग, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अलग, ये सब यहाँ पे सेपरेटली शो नहीं होगा। सीधा सीधा मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा एक सिंगल एंट्री में। इन सारी चीज़ों को आप कॉस्ट का पार्ट मान रहे हो, मतलब मशीन की कॉस्ट मान रहे हो कि हमको मशीन कितने की पड़ी, 11,50,000 की पड़ी, 10 लाख की नहीं पड़ी। जो इनिशियल कॉस्ट थी ना, जो कंपनी ने हमको बेचा है, वो नहीं। आपको पूरा लैंडिंग कॉस्ट देखना। लैंडिंग मतलब उसको हमारे फैक्ट्री में लैंड करा के चालू कराने तक का कॉस्ट देखना पड़ेगा। चालू कराने तक का कॉस्ट देखने का मतलब है 11,50,000 रुपीज़। तो इस केस में मशीन की एंट्री क्या पास होगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट 11,50,000। ये आपकी एंट्री पास होगी जब आप मशीन खरीदोगे और उसमें बहुत सारे एक्सपेंस लगेंगे। क्रक्स ये है कि आपके जो अदर एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू परचेस ऑफ मशीन टिल द पॉइंट ऑफ इंस्टॉलेशन, जहाँ पे आप बटन दबाओगे मशीन चालू होनी चाहिए, उसके पहले तक के पूरे खर्चे आप मशीन में इंक्लूड करोगे, मशीन अकाउंट को डेबिट करोगे। ठीक है,
अब बात करते हैं रिपेयर्स ऑन परचेस ऑफ सेकेंड हैंड मशीन। मैंने क्या बताया था आपको कि हमारे बिजनेस में कोई भी मशीन आ रहा है तो उसको चालू कराने तक का खर्चा पूरा उसके कॉस्ट में लेना है। अब आप सेकेंड हैंड मशीन खरीद के ला रहे हो और वो मशीन बिना रिपेयर्स के यूजेबल कंडीशन में अवेलेबल नहीं है। बिना रिपेयर्स के यूजेबल कंडीशन में अवेलेबल नहीं है, मतलब पहली बार चालू कराने के लिए आपको जो रिपेयर्स लगेगा वो आपको करवाना ही पड़ेगा बिकॉज ऑफ सेकेंड हैंड मशीन परचेस किया गया है। तो ये जो रिपेयर कॉस्ट है इसको रिपेयर अलग से नहीं दिखाना है, बल्कि सेकेंड हैंड मशीन की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। अगेन मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश करोगे आप, मशीन की कॉस्ट में जोड़ दोगे। अगर हमने 1 लाख की मशीन ली है और 20,000 का इमीडिएट रिपेयर लगा, इमीडिएट मतलब लगाने से पहले हमको रिपेयर कराना पड़ा, कुछ ना कुछ हमारे हिसाब से मॉडिफिकेशन है, रिपेयर कराना पड़ा, तो आपकी कॉस्ट कितनी 1,20,000 हुई, 1 लाख नहीं हुई। ठीक है, आपको रिपेयर अलग से नहीं दिखाना है क्योंकि आप सेकेंड हैंड मशीन परचेज कर रहे हो। अगेन मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश 1,20,000 होगा ना। 1 लाख की मशीन खरीदी थी और 20,000 इमीडिएट रिपेयर का पे किया। रिपेयर को अलग से नहीं दिखाना, लेकिन हाँ नॉर्मली हम बिजनेस कर रहे हैं, हमारे बिजनेस में ऑलरेडी मशीन्स है और नॉर्मल रूटीन में रिपेयर हो रहा है, उसको आप रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश करोगे क्योंकि वो आपका अलग से खर्चा है। बट ये अलग से खर्चा नहीं है, ये नया मशीन को नया मतलब बिजनेस के लिए तो नया है ना, भले वो सेकेंड हैंड मशीन है बट बिजनेस के लिए फ्रेश आ रहा है, तो उसको चालू कराने तक का जो खर्चा है वो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा कॉस्ट के अंदर। थर्ड, मटेरियल लेबर एक्सपेंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। कभी भी बिजनेस के लिए अगर बिल्डिंग चाहिए हमको तो 2 तरीके हैं, या तो पूरा मटेरियल मंगवा लो, सीमेंट रेती गिट्टी सब मंगवा लो और खुद कंस्ट्रक्ट करवा लो, या फिर किसी बिल्डर से परचेस कर लो। मैं आपको दोनों में कंडीशंस बताऊंगा। देखो, अगर हम खुद की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो हमें बिल्डिंग मटेरियल्स मंगवाने पड़ेगा, सीमेंट रेती गिट्टी ईटा, लेबर मंगवाने पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्टर बुलवा के पूरा कंस्ट्रक्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो जितना भी चीज़ आप परचेस करोगे सब जाएगा बिल्डिंग अकाउंट के अंदर। मान लो मैंने सीमेंट परचेस किया तो मुझे सीमेंट अकाउंट नहीं खोलना है। क्यों? क्योंकि बिजनेस के लिए मैं मतलब मेरा एंगल क्या है बिजनेस में कि मैं बिल्डिंग बनवा रहा हूँ, मैं सीमेंट खरीद के रख नहीं रहा हूँ। ठीक है, मेरा फिक्स एसेट सीमेंट नहीं है कि मैंने सीमेंट लिया सीमेंट रखा। हाँ, हमारे बिजनेस में सीमेंट है, सीमेंट नहीं आ रहा है, हम सीमेंट खरीद क्यों रहे हैं? बिकॉज हम बिल्डिंग क्रिएट करने वाले हैं। तो आप जितने भी मटेरियल खरीदोगे ना, आप अल्टीमेटली बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक करोगे। क्यों? क्योंकि उस मटेरियल को खरीद के बिल्डिंग में लगा रहे हैं, बिल्डिंग बनवा रहे हैं, हमारे लिए तो फिक्स एसेट आ रही है ना। दूसरा, जो लेबर चार्जेस है, अब जो लेबर उस पर काम कर रहा है उसके चार्जेस आपको सैलरी में दिखाने चाहिए कि बिल्डिंग अकाउंट में दिखाने चाहिए? आपको बिल्डिंग अकाउंट में दिखाने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लेबर चार्ज आप बिल्डिंग बनाने के लिए रख रहे हो, अपने बिजनेस के लिए नहीं। बिजनेस मतलब क्या, जो मेरा मेन बिजनेस उसके लिए थोड़ी लेबर चार्ज पे कर रहा हूँ मैं। लेबर चार्ज तो बिल्डिंग बनाने के लिए पे हुआ है, तो अल्टीमेटली इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। मटेरियल और लेबर जो बिल्डिंग में लगा है वो बिल्डिंग के कॉस्ट का पार्ट बनेगा और बिल्डिंग वाली एंट्री में चले जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। हाँ, अगर आपने किसी से रेडीमेड बिल्डिंग परचेस की तो बहुत सारे और खर्चे लगते हैं उस पर, उसकी बात करते हैं। चलो, हम किसी से अगर बिल्डिंग परचेस करते हैं तो क्या आपने खुद जाके ढूंढनी है? इज़ इट पॉसिबल कि आप शहर के हर गली वली में जाके घूमो और देखो कि कहाँ है बिल्डिंग मेरी, कहाँ है बिल्डिंग? नहीं ढूंढ सकते हो आप क्या करते हो, एक पर्सन को हायर करते हो जिसको बोलते हैं ब्रोकर। रियल एस्टेट के ब्रोकर होते हैं। ब्रोकर के पास क्या होता है, उसका मेन बिजनेस ये है कि पूरी लिस्ट मेंटेन रखता है कि इस एरिया में ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है। आप ब्रोकर के पास जाओगे, अपने डिमांड बताओगे कि सर मुझे ये चीज़ चाहिए किसी बिल्डिंग के अंदर, तो वो अपनी लिस्ट देखेगा, आपके रिक्वायरमेंट से मैच करते हुए बिल्डिंग बता देगा कि ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आप उसको चेक करोगे, वो आपकी रजिस्ट्री करवाएगा, सब कुछ करवाएगा। उसका वो एक फीस लेता है जिसको बोलते हैं ब्रोकरेज। ब्रोकर अपना फीस लेगा ये पूरा डिटेल अवेलेबल कराने के लिए, इस फीस को बोला जाता है ब्रोकरेज। तो कभी भी आप रेडीमेड बिल्डिंग किसी से परचेस करोगे तो आपको ब्रोकरेज लगेगा, वो परसेंटेज में लेता है, 1% 2% जो भी। ठीक है, अब डील तो हो गई कि लेना है, लेकिन गवर्नमेंट के क्या नियम है, कभी भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कोई भी रियल एस्टेट ट्रांसफ़र होगा या बिल्डिंग या लैंड ट्रांसफ़र होगी तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाकर रजिस्ट्री करवानी पड़ती है। ठीक है, रजिस्ट्री के चार्ज पे करने पड़ते हैं। ये रजिस्ट्री का चार्ज है, ये भी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। सेम इसकी भी एंट्री बनेगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। मतलब आपको अल्टीमेटली जितना भी खर्चा पूरा का पूरा बिल्डिंग अकाउंट में डाल देना है। जैसे आप पिछले बार सीखे थे कि मशीन अकाउंट में पूरा का पूरा एक्सपेंस डालते थे, यहाँ पे आप बिल्डिंग अकाउंट के अंदर पूरा का पूरा एक्सपेंस डाल दोगे। ठीक है, और किसी से रेडीमेड बिल्डिंग खरीद रहे होगे तो आपको ब्रोकरेज लगेगा। ब्रोकरेज क्या होता है, किसी ब्रोकर के पास जाते हो और पूछते हो कि भैया हमको ये वाला बिल्डिंग चाहिए, तो ये ऐसा ऐसा बिल्डिंग कहाँ मिलेगा, वो बताएगा कि सर आपको ये वाला बिल्डिंग इस गली में यहाँ पे मिलेगा, इतने रेट पे मिलेगा, ये इसका ओनर है। तो ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए, डील करवाने के लिए ब्रोकर
कुछ परसेंटेज में फीस लेता है, उसको बोलते हैं ब्रोकरेज। ब्रोकरेज कॉस्ट का पार्ट बनेगा, साथ में रजिस्ट्री का कॉस्ट भी लगेगा। गवर्नमेंट को जो रजिस्ट्री का कॉस्ट देना पड़ता है, क्या होता है, जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को सेल कर रहे हो बिल्डिंग आप, तो उसमें एक रजिस्ट्री करानी पड़ेगी गवर्नमेंट के पास जाके, उसका गवर्नमेंट चार्ज लेगी, उसको भी आप बिल्डिंग के कॉस्ट का पार्ट मानो। खत्म कॉन्सेप्ट। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसकी एंट्रीज पास करते हैं। सबसे पहला, बॉट गुड्स फ्रॉम हरेश फॉर कैश। गुड्स लिया 40,000 का, हरेश से कैरिज पेड 1,000। नॉर्मल एंट्री पिछले क्लास में भी हमने सीखी थी, क्या होगा जल्दी बताओ आप। परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट, कैरिज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पहली एंट्री, परचेस अकाउंट डेबिट, कैरिज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। 40,000 का गुड्स था, 1,000 का कैरेज दिया, 41,000 टोटल पेमेंट हुआ। इस केस में क्या था, हमारा मेन बिजनेस क्या, गुड्स को लेके बेचना, तो मेन बिजनेस के लिए जो कैरेज पे किया उसको हम सेपरेटली शो कर रहे हैं। नेक्स्ट, परचेस मशीनरी बाय गिविंग अ चेक ऑफ 3 लाख। परचेस मशीनरी बाय गिविंग अ चेक ऑफ 3 लाख एंड पे 25,000 इन कैश एज वेजेस फॉर इस इंस्टॉलेशन। क्या हुआ, मैं एक बहुत बड़ी मशीन लेके आया 3 लाख की, अब मुझे उसको अपने वहाँ पे, अब मुझे उसको इंस्टॉलेशन करवाना है, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन का क्या होता है, लेबर चार्ज पे करना पड़ता है, पर लेबर क्या आपने अपने बिजनेस के लिए लगाया क्या, नहीं, आपने क्या किया, आपको एक मशीन खरीदनी थी, उसके इंस्टॉलेशन में लगाया, तो वो मशीन के कॉस्ट का पार्ट बनेगा। इसका डिस्कशन अभी हो चुका था, ठीक है। तो अल्टीमेटली मशीन अकाउंट डेबिट कितने से होगा, 3,25,000 रुपये से होगा, 3,25,000 की। हमें मशीन अल्टीमेटली 325 की पड़ी है, 3 लाख की नहीं पड़ी है, क्योंकि उसको रेडी करना है, उसको यूज़ करना है, सिर्फ लेके साइड में रखे नहीं रहना है। 3 लाख की ले लोगे साइड में पड़ी होगी, क्या मतलब है, 3,25 मतलब 25 लगाओगे तब वो इंस्टॉल होकर चालू होगी, तभी वो बिजनेस में काम आएगी, इसीलिए उसका कॉस्ट पार्ट बनेगा, ठीक है। चलिए, कैश में पे किया वेजेस को, और मशीन की कॉस्ट 3 लाख रुपीज़ डायरेक्टली उसने डीलर को बैंक से पेमेंट किया, ठीक है। हम अलग अलग दिखाएंगे। सेकंड, हमने मशीन खरीदी, मशीन अकाउंट डेबिट, हमको कितने की पड़ी मशीन, 3,25,000 की पड़ी, तो यहाँ पे 3,25,000 डेबिट साइड में। अब हमने बैंक से कितना पे किया है, 3 लाख रुपीज़ बैंक से पे किया है, एंड कैश से कितना पे किया, 25,000। और जिन्होंने भी ये ध्यान, और जो स्टूडेंट ध्यान से नहीं सुन रहे, देखना एग्जाम में ना यहीं पे आप गलती करते हो, ये पॉइंट है, यहाँ पे आप गलती करते हो। या तो आप क्या करोगे, आप इंस्टॉलेशन को अलग से दिखा दोगे, और या तो फिर दूसरा आप ये करोगे कि दोनों को एक ही एंट्री में दिखाओगे, या तो कैश में या बैंक में। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, आराम से बनाओ, ईजी है। नेक्स्ट, थर्ड, ब्रिक्स फॉर 15 लाख, 15 लाख के ब्रिक मतलब ईंटे, ईंटे समझते हो ना, एंड टिम्बर मतलब लकड़ी 10 लाख की, परचेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, पेमेंट मेड बाय चेक। हमने क्यों खरीदा ब्रिक्स को, टिम्बर को, लकड़ी को, क्योंकि हम बिल्डिंग बनवाना चाह रहे हैं, उसके लिए परचेज किया है। तो सारी की सारी कॉस्ट बिल्डिंग अकाउंट के अंदर चली जाएंगी। 15 लाख एंड 10 लाख एंड पेमेंट मेड बाय चेक। 3, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट बनेगा 15 का ब्रिक्स था और 10 लाख का टिम्बर था, टोटल बनेगा 25 लाख रुपीज़। लग जाएगा, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनवाओगे तो लग जाएगा इतना कॉस्ट। हाँ, आप नरेशन में लिख सकते हो अपने मर्जी से कि बीइंग टिम्बर एंड ब्रिक्स परचेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, या आप नरेशन में लिख सकते हो। नरेशन में थोड़ी सी लिबर्टी है आपके पास, थोड़ा आप डिस्क्रिप्टिव हो सकते हो, बीइंग टिम्बर एंड ब्रिक्स परचेज फॉर बिल्डिंग। फोर्थ, रिपेयर्स मेड टू मशीन इन फैक्ट्री, फैक्ट्री में मशीन पड़ी है, उसका रिपेयर चार्जेस 29,000 पे कर रहे हो आप। मशीन में, फैक्ट्री में मशीन पड़ी है ऑलरेडी, रनिंग मशीन, उसका रिपेयर करवा रहे हो, तो ये नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंडिचर है, तो आप रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर दो 29,000। फोर्थ, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, जो भी कर दो, 29,000। फिफ्थ एंट्री क्या होगी हमारी, परचेज्ड एन ओल्ड मशीन, पुरानी एक मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की,
एंड स्पेंड 5,000 ऑन इट्स कैरिएज। ठीक है, हमने ओल्ड मशीन परचेज की 1 लाख की, 5,000 रुपये कैरेज के लिए पे किया, मतलब उसको ले आने का भाड़ा या किराया, ऑन इट्स इमीडिएट, एंड 20,000 ऑन इट्स इमीडिएट रिपेयर्स। 20,000 का इमीडिएट रिपेयर हुआ है, चालू करने से पहले वाला रिपेयर है। ठीक है, चालू करने से पहले वाला रिपेयर है। एंटायर पेमेंट इज मेड बाय चेक। हमको मशीन कितने की पड़ी, 1 लाख का कॉस्ट था, 5,000 रुपीज़ ट्रांसपोर्टेशन एंड 20,000 रुपीज़ उसका इमीडिएट रिपेयर। अल्टीमेट कॉस्ट ऑफ मशीन 1,25,000 रुपीज़। इसी से मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक करेंगे। मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,25,000, 1,25,000 कंप्लीट। नेक्स्ट 6, परचेज मशीन ऑफ 1 लाख पेड बाय चेक एंड ऑल्सो पेड इट्स कैरियज 10,000 बाय कैश। ये अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, जो इंस्टॉलेशन वाला पार्ट था। फर्स्ट वाले जो एंट्री थी ना हमारी, एंट्री क्या बनेगी इस केस में, मशीन अकाउंट डेबिट 1,10,000, मशीन अकाउंट डेबिट 1,10,000 टू बैंक। बैंक से हमने 1 लाख रुपीज़ पे किया और कैश से हमने 10,000 रुपीज़ पे किया। आप ये कर लीजिएगा, मैंने आपको ऑलरेडी हिंट दे दिया। नेक्स्ट 7, परचेज बिल्डिंग फॉर 2 लाख। किसी से हमने 2 लाख में बिल्डिंग परचेज की, पेड 2% ब्रोकरेज। 2% आपने ब्रोकरेज पे किया। ब्रोकरेज मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि किसी ब्रोकर के पास आप गए, जाके पूछा बिल्डिंग कहाँ मिलेगी, उसने आपको बता दिया, उसकी फीस ले ली, उसको बोलेंगे ब्रोकरेज। ऑन इस परचेज ऑल्सो इंकर्ड 24,000 ऑन इस रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन फीस गवर्नमेंट को पे की है बिल्डिंग की। पेमेंट फॉर द बिल्डिंग इज मेड बाय चेक, ब्रोकरेज एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस वर पेड इन कैश। मतलब जो 2 लाख रुपए है ना, वो बैंक से पेमेंट किया गया है, और बाकी का ये जो 2%, 2 लाख का 2% कितना होगा जल्दी बताओ, 4,000 रुपीज़। ठीक है, 4,000 रुपीज़ आपका इससे पे हुआ है और 24,000 रजिस्ट्रेशन में हुआ है आपका। 6th एंट्री, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंड टू कैश अकाउंट। 2 लाख उसने बैंक से पे किया था। ठीक है, 2 लाख बैंक से पे कर दिए, और ब्रोकरेज जो कि 2% कितना था, 4,000 रुपीज़। 2 लाख का 2% 4,000 प्लस, यहाँ लिख लो साइड में, 24,000 रजिस्ट्रेशन का। तो अल्टीमेटली कितना हुआ, 28,000। हमें बिल्डिंग कितने की पड़ी, 2,28,000 रुपीज़ की। 2,28,000 रुपीज़ की। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कॉन्सेप्ट बस इतना सा था कि अगर आप बिल्डिंग या मशीन खरीदते हो तो उसमें जो डिफरेंट खर्चे होते हैं उसको रेडी करके यूज़ करने तक के, वो पूरे खर्चे आप उसकी कॉस्ट में इंक्लूड कर दोगे। आप सेपरेटली शो नहीं करोगे, कैरियर अलग से नहीं जाएगा, इंस्टॉलेशन चार्जेस अलग से नहीं जाएंगे। सेकेंड हैंड मशीन परचेज किया, रिपेयर लगा, तो आप सीधा मशीन की कॉस्ट में डाल दो, मशीन अकाउंट डेबिट कर दो। ठीक है, आप रिपेयर अकाउंट अलग से नहीं खोलोगे। सिंपल। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं।